स्वागत है। आज हम पीटर थियल और ब्लेक मास्टर्स की बहुत ही चर्चित किताब 0 to 1 को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। हाँ, ये किताब वाकई में सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है। बिल्कुल। ये तो उद्यमिता और भविष्य को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। और ये थियल के स्टैनफोर्ड लेक्चर्स पर आधारित है ना। जी हाँ, उन्हीं लेक्चर्स का सार है ये। और ये वाकई जो स्थापित सोच है ना बिजनेस को लेकर, उसको चैलेंज करती है। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस किताब के जो कुछ बहुत दिलचस्प और शायद थोड़े विवादास्पद विचार हैं, उनको समझे। हाँ, खासकर ये कि क्यों थियल मानते हैं कि असली तरक्की मुकाबला करने से नहीं आती, बल्कि कुछ एकदम नया बनाने से आती है, 0 to 1 जाने से। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, थियल शुरुआत करते हैं दो तरह की प्रगति बताकर। एक है क्षैतिज प्रगति। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, हाँ, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है कि जो चीजें पहले से हैं उन्हीं को बेहतर बनाना या फैलाना। जैसे एक लैपटॉप का मॉडल है, उसी का नया वर्जन ले आना या उसे और देशों में बेचना। अच्छा, जैसे ग्लोबलाइजेशन टाइप, एक चीज को कॉपी करके फैलाना। हाँ, बिल्कुल। इसे वो कहते हैं 1 से n जाना, एक से कई बनाना। ठीक है। और दूसरी वाली? दूसरी और थियल के हिसाब से जो कहीं ज्यादा जरूरी है वो है ऊर्ध्वाधर प्रगति, वर्टिकल प्रोग्रेस। 0 to 1। एग्जैक्टली। 0 से 1 जाना, ये है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं, बिल्कुल नया। जैसे टाइपराइटर चल रहे थे और कोई वर्ड प्रोसेसर ले आया। एकदम फंडामेंटल बदलाव। हाँ, यही असली टेक्नोलॉजी है, असली इनोवेशन। थियल कहते हैं यही भविष्य बनाता है, ना कि सिर्फ मौजूदा चीजों की नकल करते रहना। और यहीं पर उनका वो एकाधिकार यानी मोनोपोली वाला आइडिया आता है, जो सच कहूं तो पहली बार सुनने में थोड़ा चौंकाता है। हाँ, चौंकाता है, क्योंकि आमतौर पे तो मोनोपोली को बुरा समझा जाता है ना, कंपटीशन अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन यही थियल जो पारंपरिक सोच है उसको पलट देते हैं। वो बात करते हैं क्रिएटिव मोनोपोली की। क्रिएटिव मोनोपोली, ये क्या है? ये ऐसी कंपनी है जो कुछ इतना अनोखा और इतना बेहतर कर रही है कि उसका कोई सीधा मुकाबला ही नहीं है। सोचिए, जैसे गूगल अपने शुरुआती दिनों में सर्च को देकर था। अच्छा। कि वो इतने अच्छे हैं कि कोई और आसपास भी नहीं है। हाँ। और थियल का तर्क ये है कि ये बुरी बात नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है इनोवेशन के लिए, क्योंकि ऐसी कंपनी फिर लंबी अवधि के लिए सोच सकती है। क्योंकि उन्हें हर रोज बस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की चिंता नहीं है। सही कहा। वो रिसर्च में पैसा लगा सकते हैं, अपने कर्मचारियों का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। वो कहते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, जहां सब एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं थोड़े बहुत अंतर के साथ, हाँ, वहां किसी को भी कोई खास प्रॉफिट नहीं होता और इनोवेशन अक्सर रुक सा जाता है। सब बस कीमत पर लड़ते रहते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी क्रिएटिव मोनोपोली आखिर बनती कैसे है? सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना तो काफी नहीं होगा शायद। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आइडिया तो बस शुरुआत है। किताब में इसके लिए 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। 4 स्तंभ, ओके। पहला है मालिकाना टेक्निक, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरों से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। 10 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ताकि उसकी नकल करना बहुत मुश्किल हो। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, बल्कि एक बड़ा लीप होना चाहिए। ठीक है, पहला टेक्नोलॉजी। दूसरा है नेटवर्क प्रभाव, नेटवर्क इफेक्ट्स। यानी जैसे जैसे ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्ट सबके लिए और ज्यादा कीमती और ज्यादा उपयोगी बनता जाता है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप या फेसबुक, जितने ज्यादा लोग हैं उतना अच्छा। बिल्कुल सही। ये एक बहुत मजबूत डिफेंस बन जाता है कंपटीशन के खिलाफ। तीसरा है पैमाने की अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाए, हर एक यूनिट बनाने की लागत कम होती जाए। हाँ, जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वो अक्सर इसका फायदा उठाती हैं। और चौथा है मजबूत ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी एक पहचान, एक भरोसा। हाँ, एक ऐसी पहचान बनाना कि लोग आपके नाम पर ही भरोसा करें, जैसे एप्पल की ब्रांडिंग है। ये चारों मिलकर एक मजबूत मोनोपोली बनाने में मदद करते हैं। ये चारों बातें तो समझ आती हैं बिजनेस के नजरिए से, लेकिन थियल सिर्फ इन स्ट्रैटेजीज पर ही नहीं रुकते। वो फाउंडर की जो सोच है उस पर भी काफी जोर देते हैं। वो रहस्य वाली बात क्या है, सीक्रेट। हाँ, रहस्य या सीक्रेट, ये थियल के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विचार है। उनके मुताबिक हर सफल स्टार्टअप या महान काम की शुरुआत एक ऐसे रहस्य से होती है, दुनिया के बारे में कोई ऐसा सच जिसे ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं
या मानते नहीं। अच्छा, जैसे कोई अनदेखी सच्चाई। हाँ, कुछ ऐसा जिस पर कन्वेंशनली लोग यकीन ना करें। जैसे एयरबीएनबी का उदाहरण लें। उनका रहस्य शायद ये था कि अजनबी लोग एक दूसरे को अपने घर में रहने देने या उनके घर में रहने के लिए तैयार होंगे, पैसों के लिए। उस समय तो ये बहुत अजीब लगता होगा। बिल्कुल। तो सफल फाउंडर्स अक्सर ऐसे ही किसी छिपे हुए सच को ढूंढ निकालते हैं, और इसी रहस्य से अक्सर एक छोटा अनदेखा सा बाजार मिलता है, एक नीश मार्केट। नीश मार्केट। हाँ, थियल कहते हैं कि किसी बहुत बड़े भीड़धाड़ वाले बाजार में सीधे कूदने से कहीं बेहतर है कि आप एक छोटा, स्पष्ट रूप से परिभाषित बाजार चुनें और उस पर पूरी तरह से हावी हो जाएं, उसे डोमिनेट करें। जैसे फेसबुक ने शुरुआत सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। पहले वहां बेस्ट बने, फिर धीरे धीरे दूसरे कॉलेजेस और फिर पूरी दुनिया में फैले। तो मतलब पहले एक छोटा तालाब ढूंढो, उसमें सबसे बड़ी मछली बनो और फिर धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाओ। बड़े समंदर में सीधे छलांग मत लगाओ। एग्जैक्टली। पहले डोमिनेट करो, फिर विस्तार करो। ये सुनने में काफी प्रैक्टिकल लगता है। और इस पूरे सफर में टीम और बिक्री का क्या रोल है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो टेक फाउंडर्स होते हैं वो प्रोडक्ट पर, इंजीनियरिंग पर तो बहुत ध्यान देते हैं, पर शायद सेल्स को उतना महत्व नहीं देते। हाँ, और थील इस पे बहुत बहुत जोर देते हैं। उनका एक मशहूर कोट भी है कि अगर आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट है लेकिन उसे बेचने का तरीका नहीं, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ओहो, मतलब प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि बिक्री और वितरण यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रोडक्ट खुद। ये अपने आप नहीं बिकेगा। और फाउंडर्स को इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ, उन्हें ये समझना होगा कि उनके खास प्रोडक्ट और मार्केट के लिए कौन सा सेल्स चैनल सबसे अच्छा काम करेगा। क्या उन्हें पर्सनल सेलिंग की जरूरत है बड़ी डील्स के लिए, या एडवर्टाइजिंग, या फिर वायरल मार्केटिंग से काम चलेगा? ये प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। और टीम, कंपनी कल्चर? वो भी उतना ही जरूरी है। एक मजबूत टीम बनाना जहां लोग एक जैसे मिशन में विश्वास रखते हों, एक मजबूत कल्चर बनाना, ये सब उस क्रिएटिव मोनोपोली को बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो 0 to 1 का जो मूल सार है वो ये है कि असली प्रगति नकल करने या मौजूदा चीजों से बस थोड़ी बेहतर होड़ करने में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कुछ मौलिक, कुछ बिल्कुल नया बनाने में है। वो 0 to 1 वाली छलांग लगाने में। ये एक तरह से मतलब रचनाकारों के लिए, क्रिएटर्स के लिए एक गाइड जैसी है। एकदम सही कहा आपने। मैसेज बहुत साफ है। भीड़ के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा बनाओ जो पहले था ही नहीं। दूसरों से मुकाबला करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय कोशिश करो कि तुम्हारा कोई मुकाबला ही ना हो। अपना एक अलग एकाधिकार बनाओ, अपनी अनूठी पहचान के दम पर। बिल्कुल, एक क्रिएटिव मोनोपोली। बहुत दिलचस्प। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, कि आज के इस दौर में जहां हमें लगता है कि लगभग हर चीज बन चुकी है, हर तरफ इतना कंपटीशन है, वो कौन सा रहस्य या वो कौन सा अनदेखा क्षेत्र हो सकता है जहां आज भी 0 से 1 तक का सफर तय करने का मौका है? ये वाकई सोचने वाला सवाल है।